Hello, my dear students. In continuation of our final revision series, today we are going to cover chapter electricity of class 10th science. So let's start. और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा होगी हमारी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेनली फोकस किया हुआ होता है। इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है कि सिर्फ चार्ज एट रेस्ट को स्टडी किया जाता है। बट हमारा जो यहाँ पर कंसर्निंग टॉपिक है ना, चैप्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग ज़्यादा इसमें फेमिलियरिटी आएगी। और यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी हम इलेक्ट्रिक चार्ज का भी लेते हैं। सो स्टार्ट बढ़ते हैं आगे हम। ओके, यहाँ पर चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होती है। बस थोड़ी सी यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम ब्रीफ लेने वाले हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, तो आपने मास समझा होगा कि मास जो होती है मटेरियल बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है ना। मास के बारे में हम लोग जानते हैं कि मास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी बॉडी में मास होती है, जो हम जानते हैं कि मास का यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है कि मास से क्या होगी, हम चार्ज को कोरिलेट करेंगे, सिंपल है ना। अगर यहाँ पर मास हमने स्टडी करना है तो मास और चार्ज, मास क्या होती है कि मटेरियल बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें मटेरियल जो भी बॉडी कंटेंट किया हुआ रहता है मटेरियल, उतना उसका मास होता है। बस मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ क्या होती है कि अगर किसी बॉडी पे मास होती है तो वो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? दैट इज अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। कि अगर एक मासिव बॉडी एक जगह रखा हुआ है, उसके पास अगर दूसरी मासिव बॉडी को हम लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो सिमिलर सेम फेनोमेना यहाँ चार्ज के साथ भी होता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज हम लोग लाते हैं, अगर किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाते हैं हम, है ना। चार्ज बॉडी बनाने का मतलब क्या होता है कि उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से ही डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज के कैरियर के रूप में काम करता है ना। कि चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वहाँ होता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक लेवल पे अगर देखेंगे हम, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरी जगह नहीं होती है। बट चार्ज का ट्रांसफ़र जब भी होगा, चार्ज का डेवलपमेंट अगर कहीं हो रहा है ना, चाहे कम होना या ज़्यादा होना, यानी पॉजिटिव होना या निगेटिव होना, चार्ज की दो क्वालिटी होती है। नेचर ऑफ चार्ज जो होता है क्या होता है, ये पॉजिटिव भी होता है हमारा, है ना, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होती है, इसका दोनों प्रॉपर्टी, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का बाहर फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर फ्लो कर जाती है, तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन आने की बात जो होती है वो उस बॉडी को क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी बना देता है। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ओके, तो चार्जेस का ये मतलब, तो सिमिलर वे में जैसे मास किसी बॉडी पे अगर आती है, अगर किसी बॉडी पे मास ले आते हैं हम लोग, तो उस बॉडी में दूसरी बॉडी को खींचने की कैपेसिटी हो जाती है, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी हो जाती है, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो जाती है। उसी तरह से अगर किसी बॉडी पे हम चार्ज को ले आते हैं, अगर किसी बॉडी पे हम चार्ज को लाते हैं, है ना, तो इस चार्ज के कारण भी अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी वहाँ के उसके पास आती है तो उसको चाहे तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब इस चार्ज की प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम 1 2 3 पॉइंट किए हैं इसको पॉइंट्स में। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल होगा, है ना, रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दोनों पार्ट हो गया। अब चार्ज इज क्वांटाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, है ना, इस फर्स्ट पॉइंट को हमने यहाँ पर डायग्राम में समझाया है ना। यहाँ जो फर्स्ट डायग्राम है आपका, है ना, ये डायग्राम आ रहा है। जो लाइक चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्जेस, है ना, रिपेल ईच अदर, ओके, और अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस, अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आप देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएगा, दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को, या नेगेटिव चार्ज है, दैट इज लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। देखो एरो मार्क करने का क्या मतलब हुआ कि ये इसको कहता है तुम दूर भागो, और ये एरो मार्क जो है ये इसके कारण, इस नेगेटिव कारण इधर कहता है, इसको भी कहता है कि तुम भी भागो यहाँ से, है ना।
तो दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहा है, तो दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना, रिपेल कर रहा है। अब इसमें देखो उसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर उल्टा हो रही है घटना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को बुला रहा है, पास पास लाने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है निगेटिव चार्ज, ये फोर्स, ये कैसे, ये चार्ज क्या कहेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कह रहा है कि ये निगेटिव, ये इस तरह का एरो मार्क, ये एरो मार्क किसके लिए हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज कह रहा है कि तुम हमारे पास आओ। और ये जो रेड कलर का है चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कर रहा है निगेटिव को, तुम भी हमारे पास आ जाओ। वाह कैसी अच्छी बात है ना। दोनों एक दूसरे को बुला रहा है। कुछ मोमेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी इन बीच में कहीं पर पोजीशन आएगा आप इसका, है ना, यहाँ पर आएगा। तो ये कंसेप्ट हो गया। तो दोनों बात हो गई, दो प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। तीसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि रुपीज़ होते हैं ना, जैसे कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, है ना, तो इसका मतलब 1 रुपीज़ हुआ, ये फिर 2 रुपीज़ के बाद 3 और 4 रुपीज़ नहीं आते हमारे एक, है ना, पार्ट में। तो 1 रुपीज़ आती है, 2 रुपीज़ तक आते हैं, फिर 5 रुपीज़ आती है, फिर 5, 10, 20 इस तरह से आती है। तो यही क्वांटाइज्ड हुआ कि उसी लेवल को आएगा, उसके बीच के कोई रुपीज़ आपको नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे कि 1 के बाद 2 होता है, बट ठीक है, बट 3 रुपीज़ नहीं मिलने वाला है, 4 रुपीज़ नहीं मिलने वाला है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइज्ड, है ना। तो क्वांटाइजेशन यही हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट को ही वो होल्ड कर सकता है आपकी करेंसी। तो यही बात यहाँ पर भी है कि एक चार्ज के बारे में बताया जाए, ये चार्ज के बारे में बात हो रही है। ये चार्ज की वैल्यू जो होती है कभी भी n टाइम्स ई होता है। ई हमारा क्या होता है, ई हमारा यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, n जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा नंबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के सहारे ही हम किसी चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि चार्ज को अगर आपको पूछा जाए, है ना, कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वहाँ पर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये फार्मूला आपको उस समय पर अप्लीकेबल होगा कि एक कूलम में कितने चार्ज। तो क्यू का जो यूनिट होता है, अभी देखते हैं क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एन तो नंबर हो गया, और ई हमारा इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और ये 1 कूलम की बात होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर क्यू के जगह आप 1 डालोगे, है ना, और एन ई। तो वहाँ मतलब ये हुआ कि ये एक फार्मूला आपको प्रोवाइड करता है, जिसके सहारे आप ये बता सकते हो कि अगर 5 कूलम के चार्ज हैं आपके पास में, सपोज करो, है ना, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कैरी हो रहा है। तो 5 यहाँ रखेंगे, क्यू की जगह 5 रखना है, एन की जगह पर एन निकालनी होती है, और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो उसके सहारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता कर सकते हैं कि 5 कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चल रहे हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम चार्ज को थोड़ा सा समझ गए। चार्ज चूँकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस माना जाता है, फाउंडेशन होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल थिंग है कि चार्ज क्या होती है, तो ये समझना चाहिए। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। तो यहाँ पर जो है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के बाद हम बेशक यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में देखना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट हमको समझ में आ जाएगी क्योंकि हमने चार्ज को समझ लिया है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं से कहीं फ्लो होती है ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, तो अगर इसमें हमारे पास अगर आई करंट को हम देख रहे हैं, यहाँ पर आई करंट होती है, आई करंट का मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। क्यू अगर चार्ज है ना, अगर क्यू चार्ज होगा, अगर इस वायर को हम लोग एक कंडक्टर के रूप में सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, अगर ये वायर हमारा एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में है, सपोज ये हमारा कंडक्टर हो गई, है ना, अगर ये हमारा कंडक्टर का शेप ले लिया, ओके, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इसके द्वारा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज को क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है हमारा, उस चार्ज को हम जब टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना, कि पर सेकंड, टाइम से डिवाइड करने का मतलब पर सेकंड, है ना, तो 1 सेकंड में कितने चार्ज इस सेक्शन से और अगले सेक्शन से, अगले क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गई बात, है ना। ये कंडक्टर को शेप ले लेंगे हम दिमाग में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का शेप ले लेंगे दिमाग में, और इसमें ले लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, ये स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू हो गया, ये हमारा चार्ज को डिनोट करने का तरीका होता है। अब कहा जाता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो चार्ज की फ्लो होती है, ये इलेक्ट्रॉन और
करंट आई, है ना। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको क्यू का डिस्कशन होता है, जब क्यू हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो बोलते हैं, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज का डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को इस पर, अगर पॉजिटिव चार्ज के बदले में इलेक्ट्रॉन की चर्चा होती है कहीं पर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्लो अगर देखेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट होगी। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि अब होपफुली हम कह सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, है ना, उसके अपोजिट हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट को सिंबलाइज करते हैं हम लोग आई से। आई होती है सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का, और क्यू से चार्ज होता है, और टी से टाइम होती है। तो आई इजकल टू क्यू अपॉन टी हो गया। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, है ना। ए से डिपेंड करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। जब आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर या फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक यूनिट, तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी एक है, जो 6-7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल होती है, और वहाँ पर हम इसके यूनिट को ए के रूप में समझते हैं, एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर गाइस एक चीज़ बतानी है कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि हमने जो आपका ये चैनल है सबका टॉपर, इसको आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ना। और क्या करना है, लाइक चैनल सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है, और शेयर भी करना है ना। और कमेंट के सहारे हमको आप बताओगे कि इसमें और क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत होगी हमको। सो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात अब क्या करते हैं हम लोग, सर्किट का मतलब क्या होता है ना। सर्किट का मतलब होता है कि छोटा सा ही एक क्लोज्ड पाथ। सर्किट का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्लोज्ड पाथ, है ना। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होगी तो एक क्लोज्ड पाथ हमको चाहिए, है ना। ये आपको क्लोज्ड पाथ का कंसेप्ट देता है। जो सर्किट एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट का हम लोग बेसिक डायग्राम से समझेंगे। लेकिन सर्किट से मतलब क्या हुआ, एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करते हैं हम। किसको क्लोज पाथ प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये क्लोज पाथ या इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, ये एक तोहफा के रूप में किसको दिया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को दिया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कहा जाता है कि भाई अब तुम इसमें, इस पाथ में घूमते रहो, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को कहा जाता है कि इस पाथ में अब तुम घूमते रहो। जब इलेक्ट्रिक चार्ज घूमते रहेगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम लोग चलते हैं, व्हीकल हमारी चलती है तो रोड कहते हैं ना उसको, तो दैट इज सिंपल, है ना। यही चीज़ वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट की ना, सर्किट को हम बताते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्योंकि यहाँ पर कौन मूव करता है, यहाँ पर कोई पर्सन या कोई आपकी कार या कोई बस ट्रक कुछ नहीं मूव करता है। यहाँ सिर्फ क्या मूव करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट देखें हम, इसमें जो क्लोज पाथ है यहाँ बना हुआ, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दे रखा है, ये डायरेक्शन मिल रखा है हमारा, है ना। इस डायरेक्शन को देखें हम, ये एक डायरेक्शन इधर भी है, एक डायरेक्शन इधर भी है, और यहाँ पर स्विच दे रखा है हमको। इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, लाइट बल्ब बोलते हैं उसको, रेसिस्टर हो गया हमारा, और ये बैटरी हो गई। बैटरी क्यों, कि सेल को रिप्रेजेंट करता है। एक सेल को, इसको सेल बोलेंगे, ये एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, है ना। और ये तीनों को जब एक कंबाइन करते हैं हम लोग, तो एक जो सिस्टम हमारा बन गया वो हमारा बैटरी बनता है। ओके, यहाँ पर दूसरे पार्ट में इसी फिगर का स्कीमेटिक डायग्राम ये बना हुआ है हमारा, है ना। ये हमारा इसमें ही बनाया हुआ कि ये रेसिस्टर हो गया। रेसिस्टर को हम लोग देखो ये डायग्राम बनाते हैं। लाइट बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आप बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ डॉट 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 कर देंगे बीच में, और सेल को, ये 3 सेल्स का रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं बैटरी के रूप में। तो अगले साइड पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हमारा क्या है, जो हमने स्कीमेटिक डायग्राम अभी बनाया सर्किट डायग्राम का, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट एलिमेंट। ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, और इस कंपोनेंट को हम लोग, ये कंपोनेंट्स होते हैं ना सर्किट में, और इसका ये सिंबल हो गया। सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में हम, है ना। जो एक्चुअल फिगर था वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअल फिगर क्या होती है,
पिछले स्लाइड में चलते हैं। एक्चुअल फिगर तो ये होती है जिसमें बल्ब का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किए, ये किए, बट उसको हम एक अपना सर्किट जो स्कीमेटिक डायग्राम होती है उस डायग्राम के सहारे बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी होती है हमारी, है ना। हर जगह हम ये डायग्राम फॉलो नहीं करेंगे, इस डायग्राम को हर जगह हमको फॉलो नहीं करना है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम कवर करेंगे हम, वो इसको हम ओके करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, इसको हम सपोर्ट करना है ना, इसको सपोर्ट में लानी है। तो इसका हम पता होनी चाहिए कि रेसिस्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को सर्किट में कैसे लिखेंगे, लगाएंगे, स्विच को किस तरह से डालेंगे, बैटरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर हमने उसका एक लिस्ट दे रखा है जो आपको ये NCERT CBSE की बुक में है, प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम इसका याद रखना पड़ेगा, इसको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में होती है, सेल का कंसेप्ट अभी समझ गए। सेल में क्या होता है, एक बड़ी लकीर, बड़ी डंडी होती है, एक छोटी डंडी होती है। तो बड़ी डंडी क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करता है, ये बैटरी और सेल को, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल जो होती है वो, जो बड़ी बैटरी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी उसमें देखिए हमने डायग्राम में सीखा अभी, है ना, इस तरह से हमारा सेल था ना, यहाँ पर ऐसे सेल बना हुआ है हमारा, है ना। इस सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, इस तरह से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या होगा, सेल को कंबाइन करते हैं, सेल के कम्बिनेशन का भी एक पार्ट होती है हमारी, है ना, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होंगे, है ना, किस तरह से ज्वाइन करना है हमको, कि अगर इसमें पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जोड़ते जाते हैं ना, इसका पॉजिटिव पार्ट इधर अगर हुआ तो दूसरे का, फिर दूसरे बैटरी का भी यहाँ पॉजिटिव उसके नेगेटिव से अटैच करते चलते हैं। प्लग की जब ओपन होता है तो इसमें, इस पर सपोज करो कोई मेटेलिक पार्ट हम डालते हैं जो प्लग क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज प्लग क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करता है, ये ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करता है। वायर ज्वाइंट इस तरह से दिखाते हैं, ये ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसमें हम लोग और चीज़ देखते हैं, और चीज़ क्या देखते हैं कि वायर क्रॉसिंग विदाउट, जब हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग होगा तो इस तरह से ये सब इस सिंबल को यूज़ करोगे आप। इलेक्ट्रिक बल्ब को अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का ये 2 सिंबल हो गया हमारा, है ना। रेसिस्टर को हम लोग इस तरह से, है ना, इस तरह का रेसिस्टर का हमारा डायग्राम बनेगा। वेरिएबल रेसिस्टर, रियोस्टेट का मतलब ये हुआ कि ये जो एरो मार्क है ना, ये इस तरह यही चीज़ बताता है कि इस रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टेंस का काम बहुत जगह पड़ता है हमको, है ना, जिसमें हमको सर्किट में कभी रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है, कभी रेसिस्टेंस को घटाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इस तरह के रियोस्टेट का यूज़ करते हैं। ये अमीटर होगा, ये वोल्ट मीटर होगा। एमीटर और वोल्ट मीटर कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आगे, है ना। एमीटर क्या होती है, करंट को मेजर करती है, वोल्ट मीटर क्या होती है, वोल्टेज को मेजर करती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर अब अभी जो बताया कि वोल्टेज को मेज़र करने के बाद, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पर सब्सक्राइब करनी है आपको, है ना, लाइक करनी है, सब्सक्राइब कर देनी है ना, और घंटी बजा देनी है। ओके, बेल आइकन को भी चूज करना है। ओके, यहाँ पर आप इस डायग्राम को हम लोग, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और बेल आइकन को बजा देनी है। ओके, ये इसको फॉलो करो आप, है ना, इसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। दैट विल प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर अस, है ना। ओके, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस की डिस्कस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे हम, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझना मतलब क्या हुआ, ये पोटेंशियल एक ऐसी टर्म है ना, जो क्या करती है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो यही चार्ज को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने के लिए ताकत देती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेगी, है ना। अगर पोटेंशियल, अच्छा, चार्ज की फ्लो तब तक होती है जब तक किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में अगर चार्ज की फ्लो होगी, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर ना करंट कैरिंग वायर से अगर चार्ज या करंट जो बताते हैं हम लोग, करंट की फ्लो होती है, तो वो चार्ज की फ्लो, अगर चार्ज सपोज करो ये क्यू चार्ज हमने माना, अगर क्यू चार्ज है वो तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर, इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो ये वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, है ना, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है ना, उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भी से, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q होता है। तो V इक्वल टू W/Q, है ना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इस वोल्ट V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
तो इसमें हम V इजकल टू W/Q होती है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, वो इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना वर्डन किया गया यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। क्यों, क्या होता है कि अगर सपोज करो कि Q चार्ज को, यहाँ पर जो पोजीशन होती है, Q चार्ज को मूव कराने में हम अगर सपोज करो W वर्क डन करते हैं, Q चार्ज को मूव कराने में W वर्क डन हुआ, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में क्या होगा, है ना, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में क्या हो जाएगा, है ना, तो हम यूनिट चार्ज को मूव कराने में क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम सपोज करें यहाँ हाइलाइटर ले लेते हैं हम, तो इसको इरेज करते हैं, इरेजर लिए इसको हमने थोड़ा सा ये ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर Q चार्ज है, सपोज करो हमारे पास, अगर सपोज करो Q चार्ज है, Q चार्ज पे वर्क डन अगर सपोज करो हमारा W होता है, Q चार्ज को एक जगह फ्लो करने, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में W वर्क डन होता है, तो यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना होगा, यूनिट चार्ज को हम लोग यूनिट लॉस समझते हैं, यूनिट लॉ चार्ज को यूनिट लॉस समझते हैं, W अपॉन क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा, W/Q हो जाएगी। तो ये हमारा, ये जो यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होती है वो हमारा V के रूप में हम लोग उसको समझते हैं, वो हमारा क्या होता है, ये V जो है, ये V का पार्ट ये होता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये यूनिट के लिए, अगर यूनिट डेवलप करना है ना, वोल्ट डेवलप करना होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1 जूल पर कूलम। अब ये C यहाँ नीचे आता है ना, तो इस C को जब ऊपर लिखेंगे तो C पावर -1 कर देंगे, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो चीज़ होती है जो चार्ज को मूव कराती है। अगर एक पॉइंट से दूसरे जगह पर चार्ज को मूव करनी है ना, यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करनी है चार्ज को, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि सपोज करो अगर एक मास को हम हायर लेवल से छोड़ते हैं कहीं से, है ना, हायर लेवल से छोड़ते हैं, तो वो तब तक मूव करते रहेगा जब तक इसको पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगी, है ना, तो वो ज़मीन तक आएगी, और ज़मीन पे हम क्या मानते हैं कि उसको पोटेंशियल जीरो होगी, चूँकि हाइट जो है ये जीरो हो जाती है। तो वो हाइट वहाँ पर मास के लिए जो हाइट होती है, ग्रेविटेशनल हाइट होती है ना, वो हाइट ही उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का काम करती है। तो इसमें अगर हम चार्ज को फ्लो कराते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर जो बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल जो होती है ना, जो बैटरी होती है हमारी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सोर्स होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह से कहेंगे तो नहीं समझ में आती है, तो यहाँ पर अगर सपोज इसका मतलब ये होती है कि ये आपका क्या होता है, ये हमारा सेल इसमें ज्वाइन होता है, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये सेल इसमें रिप्रेजेंट हो गया, ये ज्वाइन हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज Q का फ्लो इस तरह से, अगर सेल यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, इसमें हम, तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस दोनों पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक बैटरी सेल को लगा देते हैं, और सेल लगाने से क्या मिलता है कि यहाँ का जो चार्ज होगा उसमें एक ताकत मिल जाएगी कि यहाँ से लेके पूरा सर्किट को फ्लो कर लेगा वो, बाय द हेल्प ऑफ दिस EMF सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब EMF सोर्स भी होता है एक तरह से, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सेल जो होती है, सेल को हम लोग दूसरा नाम EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने वाली EMF, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आ गए ओम्स लॉ में। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जो है आपका, वो बहुत छोटा सा फार्मूला होता है, बट बड़े काम की फार्मूला होती है ये, है ना। ये ओम्स लॉ ही पूरे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बताने के लिए ओम्स लॉ काफ़ी होता है। तो ओम्स लॉ क्या होती है कि अगर एक सपोज कोई कंडक्टर होता है ना, कोई कंडक्टर ऐसी होती है कि उसमें सपोज करो करंट फ्लो होती है ना, तो वो करंट फ्लो होने का एक रीज़न बताता है ये, है ना, कि करंट फ्लो अगर हो रही है तो क्यों होती है ना, और कितनी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो क्यों होती है वो भी बात सही है ना, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या ज़रूरत की चीज़ होती है, वो हमारा क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा, है ना, और वो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या बताएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, है ना। इलेक्ट्रिक तो जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा, है ना, जैसे अभी हमने पीछे देखा, अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, लोड है, जो भी है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर एक बैटरी हमने अटैच किया, इसमें सेल अटैच किया है, सॉरी, एक सेल को सेल बोलेंगे, और जब सेल का कम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होती है, स्टार्ट होती है पॉजिटिव प्लेट से, नहीं पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होती है इस तरह से, है ना, तो इस करंट, ये आई करंट फ्लो अगर होती है, तो दिस इज योर करंट आई, है ना, ये आई करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई करंट अगर फ्लो होती है तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेगा ये इस सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये सेल हमारे पास है, ये सेल बताएगा कि कितना बड़ा इसमें करंट मिलेगी, है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, तो इसमें करंट की फ्लो जो होगी वो बहुत ज़्यादा करंट की होगी। समझ रहे बात को? ये पॉइंट इसमें क्लियर करने की जरूरत है। यही ओम्स लॉ ने कहा था कि ये आई जो होता है ना, ये आई करंट जो होती है ना, ये किसके बराबर होता है? जितना बड़ा यहाँ पर वोल्टेज सोर्स रखा जाएगा ना, वोल्टेज सोर्स जितना बड़ा होगा, है ना, दैट इज ईएमएफ सोर्स जो भी है, बैटरी सेल जो भी है, तो यहाँ पर V और I के बीच में रिलेशन उन्होंने बताया कि जितना बड़ा वोल्टेज सोर्स है ना, जितनी ताकतवर वोल्टेज सोर्स होगी उतनी ही ताकतवर करंट मिलेगी हमको, ये इन्होंने कहा था। तो बहुत अच्छे से समझ गए आप, समझने में आ गई होगी ये बात आपको। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो रहा है? ओम्स लॉ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है यहाँ पर। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट है ना फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है ना, जो भी कंडक्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करंट कंडक्टर में फ्लो बहने वाली करंट जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आई इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें इसका जो है लैंग्वेज है हमारे सामने, आई जो फ्लो होती है वो आई इज प्रोपोर्शनल टू भी, हाँ, या दूसरे सेंस में आप भी इज प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों केस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, भी इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको कि अगर हमने भी को बढ़ा दिया है ना, तो हमने क्या किया? आई को भी बढ़ा लिया, है ना। जिस तरह से भी बढ़ाएंगे मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर बैटरी सोर्स को हम बढ़ा देंगे, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। ओके, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर सपोज वही चीज़ बता दिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर इस तरह से है, ये कंडक्टर आपका हो गया, अगर ये कंडक्टर बना दिए हम, सपोज किया यहाँ पर ये कंडक्टर हो गई, है ना, ये आपका कंडक्टर इस तरह से ज्वाइन कर दो, ये आपका कंडक्टर का रूप ले लिया, है ना। अगर ये कंडक्टर हो गई तो कंडक्टर के एंड पॉइंट का मतलब क्या हो? एक एंड ये हुआ हमारा, एक दूसरा एंड ये हुआ, है ना। इस दोनों एंड में, है ना, एंड पॉइंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना, कंडक्टर के छोर पर, कंडक्टर के सिरा बोलते हैं हिंदी में उसको, छोर पे, इस कंडक्टर के छोर पे किसने कितना डेवलपमेंट किया? पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा लगाया? जितना बड़ा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे यहाँ पर उतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग इस कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होगा तो ज़्यादा करंट मिलेगी हमको, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन इसमें लगा रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ओके, इसमें बात यह है कि जब इन्होंने प्रूव किया था ओम्स लॉ को, तो उस केस में इन्होंने हमारे पास एक लिमिटेशन डाला, और उस लिमिटेशन में ये कहा कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश किया, है ना, अगर आपने टेम्परेचर को छेड़ा या फिजिकल कंडीशन को छेड़ दिया, है ना, उसको, तो आपकी ये जो लॉ है हमारा, उस लॉ में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो जाएगी। तो जब तक हम इस लॉ को फॉलो करेंगे तब तक के लिए कंडीशन उन्होंने बताया कि फिजिकल कंडीशन, है ना, फिजिकल कंडीशन मतलब समझते हो, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है आ गया, उसके सराउंडिंग मीडियम को हम लोग किस कंडीशन में रखे हुए हैं, इसके कंडीशन को हम लोग ऐसा नहीं कि किसी जगह पर मीडियम को चेंज कर दिए, इस कंडक्टर को होल सेटअप को कहीं दूसरे मीडियम में रख दिए, ये किए, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कंडीशन। ये फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, और टेम्परेचर, ये दोनों हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि रिमेन सेम होनी चाहिए, है ना, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तभी इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ हमने डाला है, ये ग्राफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट एम्पियर के बीच में रिलेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस को देखो कि आई और भी का रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आती है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। स्ट्रेट लाइन को आप इस तरह से इधर लो, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में ये कहने की कोशिश किया कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व आपके पॉइंट दिखाया जा रहा है, एक पॉइंट ये हुआ, है ना, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को मिलाता हुआ जो लाइन गया हमारा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब, तो स्ट्रेट लाइन कर्व जो मिलती है हमको वो तभी मिलेगी जब इस दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी हमने प्लॉट किया है उस क्वांटिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तभी स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं मिलेगी हमको, है ना। ये स्ट्रेट लाइन कर्व मिलना, तो यही ओम्स लॉ का क्लियर कंसेप्ट है, जो तो ये हम लोगों का वन शॉट वीडियो होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ेंगे कि थोड़ी थोड़ी जानकारी भी मिलते जाए, जो कि सारा चैप्टर आपका कवर हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर ये फार्मूला जो हमने लिखा है ना, उस फार्मूले को फिर हम लोगों ने यहाँ भी डाल रखा है, तो यहाँ पर इसको इरेज कर दो, ये हम इरेज कर रहे हैं इसको। ओके, अब आपका
जो यहाँ पर दे रखे हम उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू I वाला कंसेप्ट आ गया आपका। ओके, तो यहाँ इस फार्मूले को हम लोग ओम्स लॉ के सहारे जानते हैं कि V इज ये आपका इरेजर हटा देते हैं, बॉल पॉइंट पेन लेते हैं, ये V इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया हमारा। और इसके सहारे जब V अपॉन में I करेंगे, I को इस साइड लाएंगे तो V इजकल टू आर आई वाला कॉन्स्टेंट, ये V इजकल टू आई आर। तो यहाँ पर जो V इजकल टू आई आर से V अपॉन I का रिलेशन जो आ रहा है ना, ये कांस्टेंट आ रही है। वो कांस्टेंट को नाम हम लोग R का नाम देते हैं, वो हमारा डिस्टेंस। दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी कंडक्टर की। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पर इसी में एक वर्ड हमको आर के बारे में सीखा हुआ है, आर के सीखना है। आर इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो आर को हमने रेसिस्टेंस का नाम दिया है ना। जो प्रॉपर्टी किसका होता है, मेटेलिक वायर क्या होती है, दैट इज द कंडक्टर, है ना, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और यहाँ पर है रेसिस्टेंस के बारे में समझना। रेसिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेसिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी होती है, किसका होती है, कंडक्टर की होती है। ड्यू टू विच इट रेसिस्ट्स, है ना, इट रेसिस्ट का मतलब, रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बाधा करना, है, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर से जो रेसिस्टेंस का पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होती है। वेरी गुड। और इसके बाद ओम, 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ये भी समझना है हमको कि 1 ओम को डिफाइन करने का तरीका, जैसे V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला होता है ना हमारा, ये V इक्वल टू आई आर का फार्मूला मिलता है ना। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से R बराबर हो जाएगा हमारा V अपॉन आई। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन आई। बस इसी से हम लोग 1 ओम के रेसिस्टेंस को डिफाइन कर लेंगे। 1 ओम कब होगा, जब V का वैल्यू हम लोग 1 वोल्ट रखेंगे। अगर V को 1 कर दिए, I को 1 एम्पियर कर दिए, तो जो हमारा R का वैल्यू आएगा वो 1 ओम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही कहा जा रहा है, 1 ओम को डिफाइन करने का तरीका यहाँ पर बता दिए हम, है ना, कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप करना है वो आपको 1 वोल्ट के रूप में रखना है। और करंट जो फ्लो होगा जब 1 एम्पियर हो जाएगी, है ना, तो वो हमारा इसमें डिपेंड करता है, विच 1 एम्पियर करंट, है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लोज, है ना, ये कहता है। तो यहाँ पर ओम को हमने डिफाइन कर लिया। आगे चलें। ओम, अब ये हमारा जो है जो फिजिकल कंडीशन होती है रेसिस्टेंस की, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको देखें कि हम जो आप इस चैनल में हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि चैनल को, आपके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। वीडियो को तो लाइक करेंगे, वीडियो में और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि आपने कंडक्टर बनाया तो कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ जितना बड़ा होगा, है ना, लेंथ जितनी बड़ी होगी उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये कंडक्टर मिल रहा है हमको, है ना, अगर ये हमारे पास कंडक्टर हो गई, है ना, ये कंडक्टर है आपका, है ना, तो इसकी लेंथ जितनी, ये कंडक्टर का लेंथ ये होता है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, है ना, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ये होता है हमारा, ये लेंथ, ये L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये कंडक्टर का L हो गया आपका, ये जो है इरेजर लेते हैं हम लोग। ये कंडक्टर का L रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये L को रिप्रेजेंट करता है हमारा, जो L यहाँ पर लिख रखे हैं हम लोग, ये L से रिप्रेजेंट होती है, कंडक्टर की लेंथ होती है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा जो इस तरह से आप देखोगे ना, यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, है ना, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, ये ध्यान रखना की ज़रूरत है। तो यहाँ दोनों चीज़ दिखा गया कि कंडक्टर के रेसिस्टेंस, कंडक्टर का कितना रेसिस्टेंस होगा अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट में डालते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी लंबाई है उसकी, L कितनी बड़ी है और एरिया कितना बड़ा है। तो L के बढ़ने से R को हम क्या करते हैं, R बढ़ जाती है हमारी, है ना,
एल को बढ़ने से, एल जब बढ़ती है तो आर से, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि एल के बढ़ने से आर बढ़ गया, लेकिन 1 में जब करते हैं इसको तो उल्टा रिलेशन हो जाता है, दैट इज इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स का मतलब समझते हो आप? इन्वर्स का मतलब उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, कि ए अगर बढ़ाएंगे हम तो आर क्या होगा? कम हो जाएगा, ओके। अगर और ए अगर घटाएंगे हम तो आर हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ए का बढ़ना घटना आप समझ रहे हो? कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ कंडक्टर का है हमारा, है ना, ये जो एरिया ए है हमारा, तो ए को अगर बढ़ाएंगे तो क्या कंडीशन होगा? हमारा रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो ए को बढ़ाना, ए को घटाना, अगर ए को बढ़ाना चाहेंगे हम तो देखो क्या, ए को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यही कंडक्टर है, अगर हमने ए को बढ़ाना चाहा तो ये देखो, ये हमारा ए को बढ़ने वाली पार्ट बन गई, है ना। ये हमारा क्या हुआ? अब देखो ए इतना बड़ा हो गया। अब जो है हमारा, अगर हमने उसको ए माना था ऊपर वाले को, तो ये हमारा ए डैश का कंसेप्ट ले लो, सपोज करो, है ना। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट आ गया? ए डैश का कंसेप्ट आ गया। तो क्या हुआ इसमें? ए डैश, यहाँ पर ए डैश जो है आपका, ये ए डैश क्या हुआ? ए डैश इज ग्रेटर देन, ए डैश इज ग्रेटर देन ए। अगर ए डैश इज ग्रेटर देन ए हो गया तो अगर हम सपोज करो कि इसका ए वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो था आर था, और ए डैश वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर डैश हो गया, तो आर डैश और ए डैश में क्या, आर डैश और आर में क्या रिलेशन होगा? आप यहाँ पर बताना, है ना। आर डैश और आर में क्या रिलेशन होगा? तो ये उल्टा रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आर डैश जो है वो छोटा हो जाएगा, आर डैश कम हो जाएगी आर से। सिंपल, समझ में आ गई? अगर हमने ए वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस को आर माना था, ओके, और ए डैश वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने सपोज करो आर डैश मान लिया, है ना, तो आर डैश और आर में क्या रिलेशन होगा? हमने यहाँ डायग्राम से देखा है कि ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है कंडक्टर की, है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, ये हमारा बड़ा होता है ए डैश में, बड़ा हो रहा है इस डायग्राम से, है ना। अगर वो बड़ी हो रही है तो यहाँ पर हमने इसको देखने की कोशिश करनी है। ए डैश अगर बड़ा है ए से, है ना, तो आर डैश क्या होगा? वो हमारा छोटा हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें समझने की ज़रूरत है रेसिस्टेंस में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या बात हो गई कि रेसिस्टेंस को हमने एक फार्मूला की तरफ ले लिया, एक रेसिस्टेंस का फार्मूला बन गया हमारे सामने। ये फार्मूला को आपको, ओके, यहाँ पर ये फार्मूला आपको समझने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर जो दो रिलेशन था हमारे सामने कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L A, तो यहाँ पर हमने इस दोनों रिलेशन को मिला के एक हमने डिफाइन कर लिया R के बारे में, एक फार्मूला लगा लिया, फार्मूला बनाया, है ना। R इजकल टू रो L अपॉन ए। यहाँ रो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ना। वो आप जब कंडक्टर लगे तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है ना। रो हमारा क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। तो वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गई, है ना। तो ये रेसिस्टेंस जो है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है इसको। और स्पेसिफिक का मतलब हम समझते हैं, स्पेसिफिक वर्ड, एक वर्ड आती है स्पेसिफिक, है ना। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक डालने की कोशिश किया, है ना। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक यहाँ पर डिलीट करो, ये डिलीट करते हैं। और अब हम फिर यहाँ से बॉल पेन लिए। स्पेसिफिक का मतलब, है ना, ये बात आ रही है स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक वर्ड ये आती है कि मतलब यूनिट के लिए। अगर रो को एक साइड ले जाएंगे ना तो R अपॉन L एरिया 1, तो वो R ये रेसिस्टेंस कहलाता है। कब? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ, रो जो है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, है ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सभी का वैल्यू को आपको क्या करना है? यूनिट कर देना, है ना। रेसिस्टेंस का मतलब, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? कंडक्टर का जब लेंथ हम 1 ले लेंगे, है ना, लेंथ को 1 ले लो आप, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लो, ओके। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो जाती है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ओके। तो आगे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने समझाया कि रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, है ना।
तो इसका मतलब ये समझ में आ गई कि हमने इसमें क्या माना, अभी पीछे बताया आपको कि जब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात होती है, रो की बात होती है ना, तो उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय रो, है ना। रो कब होगा? जब हमने मटेरियल के लेंथ कितना लिया, लेंथ को 1 मीटर ले लेंगे। लेंथ को हमने क्या लिया, लेंथ को हमने यहाँ पर, लेंथ को आप 1 मीटर ले लो, है ना। एल लिया हमने 1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लिया वो भी हमने क्या लिया, 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर ले लेंगे हम, और ये 1 मीटर स्क्वायर का कवर करेंगे। तब जो हमको रेसिस्टेंस मिलेगा, है ना, तब जो हमको रेसिस्टेंस मिलेगा वो रेसिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, वो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, वो रेसिस्टिविटी का नाम दे देगा। ओके, तो यहाँ पर इतना कंसेप्ट समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आ गए हम सीरीज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस सीरीज, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होंगे, है ना, अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें अगर रेसिस्टेंस लेते हैं हम, तो रेसिस्टेंस किसके सहारे हम लोग, कंडक्टर के सहारे। कंडक्टर जो भी लेंगे हम लोग वो रेसिस्टेंस का पार्ट लेगा हमारा। तो अगर मोर देन 1 रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो उस रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब सीरीज रेसिस्टेंस की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि रेसिस्टेंस इस तरह से कंबाइन किया जाता है। जब सीरीज कम्बिनेशन, रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन होता है ना, इसको हम बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस को किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ने की क्रिया को यहाँ पर कम्बिनेशन बोला जाता है। तो सीरीज रेसिस्टेंस होती है और पैरेलल रेसिस्टेंस होता है। तो सीरीज में क्या करते हैं और पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों बातें यहाँ समझने की जरूरत है। दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, एडिशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होती है। तो यहाँ हम समझेंगे ये आपको सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन की बारे में बात हो रही है। सीरीज रेसिस्टेंस का मतलब क्या, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब एक रेसिस्टेंस को इस तरह से जोड़े, दूसरा रेसिस्टेंस से जोड़े, तीसरा रेसिस्टेंस इस तरह से जोड़े। तो इसमें ये होती है कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, ईएमएफ जो भी होती है ना, जो सर्किट होता है हमारा, उसमें सीरीज कम्बिनेशन का कंसेप्ट है हुआ कि कांस्टेंट करंट, है ना। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कांस्टेंट करंट। अगर सीरीज कम्बिनेशन की बात SC लिखते हैं ना, SC अगर लिखते हैं तो इससे याद रखना है हमको, SC से याद रखना है। क्या याद रखना है कि सीरीज कम्बिनेशन, रेसिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन। यहाँ पर S एक लेटर आ गया, यहाँ पर C एक लेटर आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हैं कि करंट सेम, अगर इस तरह से हम लोग इसको याद रखने की जरूरत होती है। अगर सभी रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होती है, करंट सेम, C से क्या रखेंगे याद, C से हम लोग याद रखेंगे, C से रखेंगे करंट, है ना। C से आप रख लो करंट का नाम, C से आप समझो ये करंट के बारे में बात हो रही है ना। C से करंट हो गया। और S से क्या समझो, सेम, S से सेम कर दो, और इक्वल, है ना, सेम, S से सेम कर दो। तो समझ में आ रही। सीरीज कम्बिनेशन हमने दिया, सीरीज रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये S और C, सीरीज कम्बिनेशन S से हम समझेंगे और C से समझेंगे। C से हम लोग करंट समझेंगे, करंट याद रखेंगे, और S से सेम याद रखेंगे। यहाँ पर देखो वो हमारा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि एक सीरीज, ये रेसिस्टेंस यहाँ है, फिर दूसरा रेसिस्टेंस इसमें है, तीसरा रेसिस्टेंस है। तो जो भी करंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पर जो भी करंट आएगी, है ना, जो भी करंट यहाँ मिलेगी हमको, वो करंट को और दूसरा पाथ कहीं मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ इस रेसिस्टेंस में घुस गया ना करंट हमारा, तो वो करंट की अब कंपल्सन हो जाएगी कि वो इस रेसिस्टेंस को छोड़ के अब अगले रेसिस्टेंस पे इधर ही मूव करेगी, ना कि इससे इधर जाएगी, इधर जाएगी, कहीं नहीं जाने का पाथ ही नहीं है उसके पास, रास्ता ही नहीं मिलेगा, है ना। तो जो इस रेसिस्टेंस में करंट आया, इनवर्ट करंट जो भी आया, है ना, वो उस करंट के लिए क्या होगी कि ये रास्ता में जाते हुए इस रेसिस्टेंस, सेकेंड रेसिस्टेंस में R2 में ही आने की उसके पास रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं उसके पास। फिर R2 में जो करंट आ जाएगी वो करंट फिर R3 में जाएगी, दूसरा रास्ता मिलेगा ही नहीं उसको। तो सेम करंट का मतलब क्या हुआ, जो I करंट फ्लो हो रही है वो R1 में भी वही I करंट मिलेगा, R2 में भी वही करंट मिलेगी, और R3 में भी करंट वही मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए तो सीरीज कम्बिनेशन में दो चीज़ वर्ड लेटर याद रखो आप, S और C, सीरीज कम्बिनेशन। C से करंट कर दो और S से सेम कर दो, करंट सेम, है ना। यही इसका मेन फंडामेंटल है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसी के सहारे आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाता है। डेरिवेशन को भी करने में यही मास्टर
रूल मास्टर फार्मूला बनता है हमारा कि करंट को सेम करना है। ओके, और यहाँ नीचे का जो पार्ट है ये आपको देखना है कि ये वोल्ट मीटर होती है। तो वोल्ट मीटर का कंसेप्ट ये है कि वोल्ट मीटर करंट सर्किट में, है ना, सर्किट जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है उसमें वोल्ट मीटर का प्लेस जहाँ भी आप करोगे तो उस सीरीज में क्या होना, सर्किट में क्या होगी, वो पैरेलल कम्बिनेशन में पैरेलल ज्वाइनिंग होता है उसको। तो ये पैरेलल ज्वाइनिंग होती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके, क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस के एंड, जब एक कम्बिनेशन ये तीनों रेसिस्टेंस का है तो इसके दोनों एंड पे इसको ज्वाइन किया गया है ना। और उस पूरे ज्वाइनिंग जो भी पार्ट होगा उस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वोल्ट मीटर हमको मेजर करके दे देगा। ओके, तो वोल्ट मीटर यहाँ ये भी समझ लो कि वोल्ट मीटर क्या होती है, पैरेलल कम्बिनेशन में ज्वाइनिंग होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बट व्हाट अबाउट एमीटर, एमीटर यहाँ एक रिप्रेजेंट करता है। एमीटर जो होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, वो सीरीज कम्बिनेशन होता है। देखो एक मेन पाथ में, ये मेन पाथ में ही ज्वाइन होता है ना। मेन पाथ में ज्वाइन होने का मतलब क्या हुआ, सीरीज कम्बिनेशन में ज्वाइन होता है ना। और पैरेलल पाथ में ज्वाइन होने का मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज कम्बिनेशन नहीं हुआ, ये पैरेलल कम्बिनेशन हुआ कि मेन पाथ से अलग करके उसको ज्वाइन किया जाता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ सारी बातें हम समझ गए। यहाँ पर जो लिखावट हमने टेक्स्ट डाला है उसमें करंट इन सीरीज कम्बिनेशन है ना, रिमेन्स सेम, उसी को हमने यहाँ रिमेन्स सेम का रिमेन्स द सेम। अब यहाँ समझा दिए, और इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या हुआ, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ दो बातें होती है, देखो यहाँ पर हम ये समझना है कि जो ओम्स लॉ था हमारा, ओम्स क्या होता है, ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ हमारे पास क्या था, ओम्स लॉ को हमने समझा, ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल टू आई आर, ये बात होती है। ओम्स लॉ हमारा V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर दो ही बात होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा अगर फुल पैरामीटर देता है हमारा तो ये ओम्स लॉ पैरामीटर प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर दो ही बात देखनी है कि एक तो वोल्टेज को देखना है आपको, एक करंट को देखनी है ना, सीधी सी बात। वोल्टेज और करंट के बीच में देखना है कंडीशन क्या होगी। तो अगर हमने करंट को सेम कर लिया है ना, करंट को हमने क्या कहा, सीरीज कम्बिनेशन में आपका करंट क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन में करंट हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर करंट को सेम कर दिए, और अगर करंट सेम मिला है ना, सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम है तो उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना। यानी कि वोल्टेज में डिफरेंस आना लाजमी है। समझ में आ रही बात। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो करंट, एक करंट अगर सेम मिल रहा है तो वोल्टेज इसमें अलग अलग मिलेगा। और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन में हम देखेंगे कि अगर वोल्टेज सेम मिलेगा तो वहाँ पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। ये समझना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रखता है ना। इस तरह से अगर आप समझोगे तभी आपकी क्या होगी, तरक्की होगी। तो यहाँ ये समझो कि वोल्टेज, ओम्स लॉ को फोकस करनी है आपको, क्या करनी है, ओम्स लॉ को फोकस करते हुए ये देखना है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन में हमने समझा दिया आपको, यहाँ करंट सेम रखना है तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ईच रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ओम्स लॉ को यही पकड़ना है हमको कि अगर वोल्टेज हमने, अगर करंट को सेम किया तो ये वोल्टेज हमारा डिफरेंट होगा, है ना, वोल्टेज डिफरेंट होगा। और तभी तो इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा कि ये आई और आर का कम्बिनेशन भी देता है हमको, है ना। आई अगर सेम रख दिए और अगर हम भी को सेम रख देंगे तो फिर बात ही नहीं बनी, फिर रेजिस्टेंस का कोई मैटर ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ चीज़ देखने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग, अब इसमें है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है हमको। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कम्बिनेशन में, है ना, सीधे सीधे हम R1, R2, R3 को एडिंग अप कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में निकल जाती है हमारी। तो सर्किट में रेजिस्टेंस को इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, अभी बताया कि ओम्स लॉ का क्या कंसेप्ट था, V इक्वल टू आई आर से, है ना। ये V1, V2, V3, है ना, ये तीनों क्या होता है कि वोल्टेज क्या था, वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अभी, है कि वोल्टेज इसमें अलग वोल्ट होता है हमारा, इसमें अलग वोल्ट होगा, इसमें अलग वोल्ट होगा, बट करंट क्या होगा, करंट सभी में सेम होगा। तो V1, V2, V3। अब क्या है कि जो भी आपने वोल्टेज सोर्स रखा है ना, ये वोल्टेज सोर्स टोटल आपको सपोज करो अगर V है यहाँ पर, तो ये V क्या हुआ, इतना बड़ा वोल्टेज तो दे दिया और इस कंडक्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लो होगी करंट की, है ना। तो ये टोटल जो वोल्टेज का फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगी, तो वो करंट फ्लो किसके कारण हुई, V1 प्लस V2 प्लस V3 के कारण, है ना। ये कंसेप्ट यहाँ डेवलप करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल वोल्टेज को हम देखें, टोटल वोल्टेज अगर V है हमारा,
है ना। टोटल वोल्टेज अगर V यहाँ से ले रहे हैं हम तो V इक्वल टू क्या हुआ, V1 V2 V3। इसके इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो V1 हुआ, इसके अक्रॉस जो हुआ V2 हुआ, इसके अक्रॉस V3 हुआ। तो टोटल लॉस जो हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में V का जो लॉस हुआ वो V1 V2 V3 के टर्म में हुआ। तो यही यहाँ पर लिखा जाता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ से V1 V2 V3 मर्ज कर देंगे हम। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, I R1 है ना। V1 क्या हुआ, I R1 हुआ। V2 क्या हुआ, I R2। क्योंकि I तो सेम रखे ना, रखना है ना हमको, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। I सब में बराबर रखनी है। R1 R2 R3 चेंज कर गया तो R इक्वल, ये I कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे, यहाँ से I निकल जाएगी हमारी। I सब जगह से कैंसिल आउट कर देंगे हम, यहाँ से ऐसे कट जाएगा हमारा। I हटा देंगे, I कॉमन लेकर के I कट गया हमारा। तो R1 R2 R3 का कम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वल। RS का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R1। ये सिंपली एडिशन हो जाती है, कोई इसमें इन्वर्स करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल एडिशन हो जाता है हमारा, है ना। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या होता है, जिस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा कि करंट सेम होती थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता है, यहाँ पर वोल्टेज सेम होता है ना। यहाँ पर वोल्टेज को सेम लगते हैं तो कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज होती है, सभी की भी अक्रॉस वोल्टेज जो होगी बराबर होगी। यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है ना, वो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी वही भी मिल रहा है हमको, इसके अक्रॉस भी वही भी मिल रहा है, इसके अक्रॉस भी। यहाँ देखो वोल्टमीटर यहाँ पर है, ये भी जो है ना, इस सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी हमारा बराबर आ रहा है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, सीरीज के उल्टे चलेंगे हम। सीरीज में क्या था, करंट को हम सेम करते थे, यहाँ पर वोल्टेज सेम करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज सेम रखते हैं। वोल्टेज क्या करते हैं हम लोग, सेम करते हैं। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होती है, वोल्टेज सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस बराबर होता है, बट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना। यहाँ पर अगर करंट I आ रही है, सपोज पर I करंट आ रही है, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इसमें हम लोग I1 करंट भेजेंगे, है ना। इसमें I2 करंट जाएगी, ओके। इसमें I3 करंट जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अभी V इक्वल टू IR वाला कंसेप्ट ओम्स लॉ से बताए, जो कि बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। ये कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स, है ना, थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सम की बात होती है। एमीटर को हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि I1 I2 I3 को समेशन करते हैं, जो टोटल करंट बनती है हमारी, है ना। ये I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये I इक्वल टू V अपॉन RP के रेसिस्टेंस, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना ही है। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को I इक्वल टू I1 प्लस I2 को ये V अपॉन RP करके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3, तो V भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या होगा, V कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, है ना। ये भी इस तरह से कैंसिल आउट होगा और वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट हमारे को रेसिस्टेंस मिल जाएगा 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है वो क्या होती है, इसका मतलब जो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलता है उसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वहाँ पर क्या था, RS में क्या था, हमको RS में सिंपल एडिशन करनी होती थी। RS में जो है क्या था हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 था, R1 प्लस R2 ओके प्लस R3 होता था वहाँ, है ना। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इस तरह से आपको थोड़ा डिफरेंस करके याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, मतलब ये हुआ कि हीटिंग इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो होती है तो वहाँ पर हीट का होना एकदम लाजमी है, हीट ज़रूर जनरेट होता है। और हीटिंग इफेक्ट इसलिए इसका नाम पड़ा, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं मिल रही है हमको तो वहाँ पर हम हीट को जनरेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में है तो उसका हीटिंग इफेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस में, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर सपोज करो हमको कहीं पर हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास अगर होगा तो उससे हम अप्लायंस के सहारे हीट जनरेट कर सकते हैं, ओके। यही कंसेप्ट है यहाँ पर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको जो जूल साहब थे, जूल नाम साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने दिया था कि जूल के लॉ को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। बट यहाँ पर जो फार्मूला इसमें बेसिक
कंसेप्ट जो है उसके पीछे वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट आती है इसमें कि इसका मतलब क्या होती है। जो हम W इक्वल टू वी क्यू का कंसेप्ट यहाँ लेते हैं। W इक्वल टू वी क्यू का कंसेप्ट क्या होती है, जो पोटेंशियल होता था हमारा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता था, अभी हमने सीखा कि पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन फोर्स W अपॉन क्यू ना, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने W अपॉन क्यू का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका कंसेप्ट जब V को हम देखते हैं तो W इक्वल टू क्या होगा, V मिल गया हमको और Q के जगह पर हम लोग IT, Q के बराबर IT क्यों होगा, क्योंकि करंट जो होती है I बराबर क्या लिखे थे अभी पीछे हम लोग, I बराबर हमने सीखा था अभी, I इक्वल टू क्या होता था Q अपॉन T, I अपॉन क्या, I इक्वल टू अगर छोटा Q लेते हैं हम लोग Q अपॉन T, है ना। मतलब क्या हुआ, आई जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट होती थी, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, टाइम जब नीचे आता है इसका मतलब यूनिट टाइम है ना, आई क्या होती है चार्ज यूनिट टाइम है ना, चार्ज को यूनिट टाइम के लिए जितनी चार्ज फ्लो होती है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। तो ये यहाँ पर Q इक्वल टू आई टी रख दिए हम, तो वी आई टी, डब्ल्यू बराबर क्या फार्मूला मिला उनको, वी आई टी। आपने विटामिन का नाम सुना होगा है ना, विटामिन सुना है ना, विटामिन की टेबलेट खाता है आदमी है ना, ये विटामिन होती है ना। इस विटामिन को याद रखना है, विटामिन से विट ये पीछे का वर्ड लिखना है, इमिन को नहीं रखना है। विटामिन के हम VIT लेटर, इस तीनों लेटर को कंबाइन करके, तो ये हमारा एनर्जी को प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कि टेबलेट बनाने वाले लोग भी कितने शातिर होते थे है ना, उन्होंने इस चीज़ को चुरा लिया कहीं से। ये वर्क डन VIT यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वोल्टेज V से वोल्टेज हो गया, वोल्ट हो गया, I से एम्पियर हो गया, T से टाइम हो गया है ना। तो इतना अगर भले वोल्टेज एम्पियर टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, W मिलता है। W मतलब वर्क डन हो गया, वर्क डन दैट इज एनर्जी है ना। यहाँ विटामिन से भी VIT से बिट से एनर्जी होती है, W बराबर VIT का कंसेप्ट ले लिया हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको इसी तरह से याद रखने की जरूरत, जैसे समझाते हैं ना इस तरह से अगर आप समझोगे ना तो आप ब्रिलियंट बन जाओगे है ना, तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो आप इसको एक चीज़ तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा इफ़र्ट तो लगती ही है भाई। तो वीडियो को तो लाइक करो ही, लाइक तो कम से कम करो, अपने से भी करो और अपने सराउंडिंग से भी लाइक करो, शेयर करा दो है ना, शेयर करो, लाइक करो है ना, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले आदमी को है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये V इक्वल टू आई आर कंसेप्ट ले लिए। ये V इक्वल टू आई आर का क्यों कंसेप्ट लिए हम, क्योंकि यहाँ पर भीट में विटामिन का जो भीट लिए हम, जो हमको एनर्जी मिला है ना, उस एनर्जी को हम लोग V को आप कन्वर्ट करना है IR के टर्म में। तो V इक्वल टू आई आर अगर इसमें रख देंगे तो I दो बार आ जाएगी, एक R भी घुस जाएगा और T भी आ जाएगा, जो यहाँ पर H बराबर I स्क्वायर RT के टर्म में आ जाएगी हमारे। तो इसी को जूल साहब ने, ये जूल साहब का कंट्रीब्यूशन है, तो जूल्स इफेक्ट के नाम से, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि ये W क्या हुआ, एनर्जी हुई, और एनर्जी क्या हुआ, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो इस एनर्जी का इक्विवेलेंट फॉर्म जो हीटिंग इफेक्ट के रूप में आता है उसको हमने H नाम दे दिया, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल है ना। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर आ रही है यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना, हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली जो है उसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT अगर होती है तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी में क्या अगर लेंगे हम, रेसिस्टेंस को ले सकते हैं I स्क्वायर RT, तो स्क्वायर ऑफ द करंट की क्या हुआ, फ्लोइंग, स्क्वायर ऑफ द करंट जितना तेज फ्लो होगा उसके स्क्वायर के रूप में वहाँ पर हीट जनरेट होगा उस कंडक्टर में है ना। रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा है ना, और टाइम फॉर विच द करंट पास उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, हीट का अमाउंट मिलेगा। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हीट का इंपॉर्टेंट, कितना हीट मिलेगा ये इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से आगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट ये है कि पावर हम लोग जानते हैं है ना। हम लोग पावर की डेफिनेशन को अगर समझें तो पावर होती क्या है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या एनर्जी कितना तेज़ कंज्यूम कर रहे हो है ना, इतनी एनर्जी कितनी तेज़ कंज्यूम हो रही, तो तेज़ और स्लो और फास्ट होनी है ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी एनर्जी का फ्लो हो गया है ना। तो वहाँ पर पावर एनर्जी को यूज़ करने की पावर होती है, तो उसी के आधार पे पावर को हम डिफाइन करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसको हम लोग लैंग्वेज में समझ गए, लैंग्वेज में हमने आपको समझाया कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग फार्मूला समझ रहे हैं, बट उसको फिजिकली या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में किस तरह समझेंगे वो हम बता दिए कि पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क क्या मतलब हुआ, एनर्जी है ना, या वर्क ऑफ डूइंग है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये पावर हुई कि आप
में अगर कहा जाता है कि इसकी पावर ज़्यादा है, यानी किसी के काम करने की शक्ति ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत तेज़ काम करता है तो उसकी पावर ज़्यादा है ना। तो ये इस तरह से आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट हम ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये जो है वो कितना जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है वो और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है ना। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कितना तेज़ वर्क प्रोवाइड कर देता है हमको। तो वर्क जो प्रोवाइड करेगा, तो जितना तेज़ पावर होगी, जितना ज़्यादा पावर होगी, इसका मतलब क्या होगी कि उतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन कर देगा वो। तो इलेक्ट्रिक पावर उससे मेजर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, पावर का वही यूनिट होता है जो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल फोर्स के बारे में समझते हैं। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी वही चीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल पावर में भी वही चीज़ हो रही है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है हमारा। और P इज़ द पावर, यहाँ पर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस द सर्किट, I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरीथिंग जो है हमारे पास अब समझ में आ गई कि यहाँ तक हम अब एंड करते हैं इस टॉपिक को। और आप इस तरह से हम समझेंगे कि हमारे पास जो कंसेप्ट है, यहाँ पर एक स्लाइड और है यहाँ पर हमारे पास, जो पावर कैन ऑल्सो बी रिटेन एज P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब क्या था, जो हमारे पास W इक्वल टू VIT का फॉर्मूला था, उसमें T से डिवाइड करेंगे तो WP पावर बराबर क्या आ जाएगा, पावर बराबर क्या आएगा, VI का कंसेप्ट में आएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा, पावर इक्वल टू, अगर हम पावर देखें तो यहाँ पावर P इक्वल टू VI का कंसेप्ट हमने लिया, है ना। तो P ये एक्चुअली आता कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से आता है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो जस्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा था, पिछले स्लाइड में एक चीज़ यहाँ पर देखना था कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या बताए, अभी एनर्जी विटामिन का कंसेप्ट लेके बताए थे बहुत अच्छे से, है ना। विटामिन का वर्क से रिलेशन बताए, तो ये वर्क अपॉन टाइम होती है। तो वर्क का विटामिन लिखे, वर्क को हमने क्या लिखा, विटामिन के रूप में VIT लिख दिए हम वर्क को, है ना। और अपॉन टी करेंगे तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो ये टी कैंसिल आउट, पावर इक्वल टू VI के टर्म में आ जाएगा। अब ये पावर P था हमारा, I भी, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में वहीं पर थे हम, जहाँ पर चलें, यहाँ पर हमको P को किस तरह से डिफाइन करने की बात होगी। P हमने समझ में आ गई कि P इक्वल टू कितना होगा हमारा, I स्क्वायर R होगा। ये एक फार्मूला हमारे पास होगा। और दूसरा फार्मूला जब I इक्वल टू V अपॉन R कर देंगे तो V स्क्वायर बाय R ये भी मिल जाएगी हमको, है ना। तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर I बराबर क्या होता है, V अपॉन R का कंसेप्ट है। तो V स्क्वायर बाय R होगा, फिर R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक R यहाँ पर नीचे में बच जाएगी हमारी। तो एबव टू एक्सप्रेशंस आर गॉट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। वेरी गुड। ओम्स लॉ को हमने आपको कहा कि ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, है ना। ये ओम्स लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट, देखने में छोटन लगे, है ना, देखने में बहुत छोटा फार्मूला होता है V इक्वल टू IR, है ना, लेकिन ये बड़ी काम कर देता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी काम करता है ये। इस फार्मूला को आप 5-6 स्टार बना के याद रखना है बच्चों, है ना। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देता है ना। सो काफ़ी तेज़, काफ़ी अच्छे से याद रखना है ना। इसमें सारे चीज़ यहाँ डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, R क्या है, I क्या है, V क्या है, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो बच्चों अब इस तरह से हम रिवीजन सीरीज़ को यहाँ पर आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसको करीब हमने वन शॉट में है, तो इसमें इसी ढंग से हम डाल सकते हैं, है ना। बाकी डिटेलिंग तो और आगे कर लेंगे दूसरी वीडियो में। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी लाइक करवाओ भाई, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, शेयर कराओ, है ना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।